आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला जो टॉपिक्स है दर्पण के बारे में समझेंगे। उत्तल दर्पण जो होता है इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानिए किसी भी दर्पण में अवतल हो या उत्तल हो उसमें ध्रुव होता है, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र, और इसमें एक फोकस दूरी भी होता है। ये जो हुआ एफ से पी यानी फोकस दूरी से ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी यानी एफ कहते हैं। और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या जिसको हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं। ये होता है। ये वाला भाग जो होता है कलई किया हुआ होता है, इसको पेंटिंग कहते हैं, कलई किया हुआ भाग होता है। अब पहचानेंगे कैसे कि उत्तल दर्पण कौन सा है और अवतल दर्पण कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ उठा हुआ, जिसका प्रवर्तक उत्तल हुआ, और जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होता है ये अवतल होता है, अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर, कार, बस, बाइक में साइड मिरर के रूप में होता है। साइड मिरर यानी कि बगल के में जो पीछे का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र भी बड़ा होता है, इसलिए इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क पर लगे प्रवर्तक लैंप में किया जाता है, क्योंकि इसके विस्तार क्षेत्र जो होता है वो अधिक होता है, और अधिक होने के कारण प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाता है। अब देखेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल का मतलब जिसका तल समान हो। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये दर्पण होता है तो दर्पण की एक ओर धातु की पतली परत होती है। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो दर्पण नहीं होगा, और किरण क्षय को रोकने के लिए लेप किया जाता है, जिससे कि प्रकाश पार न करे और परावर्तित हो जाए यानी रिफ्लेक्ट हो जाए। और इसके दूसरे भाग में चांदी की परत होती है। चांदी जो होता है सबसे अच्छा परावर्तक सतह माना जाता है। यह पारे की परत होती है जो परावर्तक सतह का कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ से चांदी से प्रकाश का जो होता है परावर्तन अच्छी तरह से सबसे अच्छा होता है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के शीशे के रूप में किया जाता है। जैसे ये एक तरह समझिए कि घरेलू जो हम लोग दर्पण देखते हैं उसमें इसी दर्पण का उपयोग होता है। समतल दर्पण का उपयोग वैज्ञानिक उपकरण में किरण का पथ मोड़ने व कोने में को मापने के लिए करते हैं। तीसरा हो गया समतल दर्पण का उपयोग बहुरूपदर्शी परिदर्शी के रूप में किया जाता है। अब आ गया कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। किरण आरेख का मतलब कि जब भी आप प्रतिबिंब बनाएंगे आगे मिलेगा कि प्रतिबिंब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु सेंटर पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उस प्रतिबिंब को बनाने के लिए किरण आरेख की आवश्यक होती है। वो 4 ही किरण आरेख होते हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अवतल या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए वस्तु से चलकर दर्पण पर जाने वाली किरणें एवं उनसे प्राप्त संगत किरणों का उपयोग करते हैं। और किरण आरेख जो होता है वो मुख्यतः 4 ही प्रकार का होता है। इसी 4 में से कोई 2 किरण लेकर हम प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता है, 2 किरण की आवश्यकता होती है। पहला कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण। ये कहता है कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर गुजर जाती है। यानी देख सकते हैं मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष, इसी को कहते हैं, इसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, इसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको। इस पे और यहाँ पे ये हो गया मुख्य अक्ष, उत्तल दर्पण हुआ, और ये हो गया अवतल दर्पण। तो ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है कि फोकस से होकर गुजरते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये जाती है तो डॉट लाइन दर्शाया जाए, क्योंकि उत्तल दर्पण में इसे डॉट लाइन से दर्शाया जाता है। तो ये फोकस से होकर गुजरती है परिवर्तन के पश्चात। दूसरा कहता है कि फोकस की दिशा में आपतित होगी तो ये समानांतर निकल जाती है। ध्यान रखिएगा, पहला कह रहा है पीछे कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरा कहता है कि फोकस से होकर गुजरेगी तो मुख्य आती है तो मुख्य अक्ष से समानांतर ये निकल जाती है। फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के
यानी यहाँ पे फोकस से होकर आ रही है का मतलब ये होगा, और जा रही है मुख्य अक्ष से समांतर, मतलब यहाँ पे ये होगा, ये जा रही है और ये आने का काम कर रही है। तो जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परिवर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष से समानांतर निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है। निकलती है मतलब अवतल दर्पण, और प्रतीत होती है यानी कि इसको जो हम दर्शाते हैं ये जब जी हम दर्शाएंगे इसको हम डॉट लाइन से ही दर्शाते हैं, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है, निकलती हुई। अब देखते हैं 3 नंबर, दर्पण के वक्रता केंद्र से। तो जब भी प्रकाश की किरण दर्पण ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो उसी दिशा में लौट जाती है, क्योंकि वो अविलंब की तरह कार्य करती है, यानी 90 डिग्री कह सकते हैं। जब प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण के बाद परिवर्तन के बाद यहाँ होगा परावर्तन, ध्यान रखिएगा, यहाँ परावर्तन कहेंगे। परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। इसलिए लौट जाती है क्योंकि वक्रता त्रिज्या होता है दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अविलंब, यानी कि जब प्रकाश की किरण या कोई भी वस्तु को कह सकते हैं कि लंबवत आएगी तो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। ये उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। चौथा है कि ध्रुव पर जितने कोण बनाकर आपतित होती है उतने ही कोण बनाकर वापस लौटती है। दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, यहाँ परावर्तन लिखेंगे, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से बराबर कोण बनाती है, यानी जितने कोण बनाकर आपतित होगी उतने कोण बनाकर वापस चली जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगले क्लास में कि प्रतिबिंब जो होता है इसमें आएगा, पढ़ने के लिए मिलेगा, ये अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। आप केवल सी से भी दर्शा सकते हैं या डबल सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ होता है पोल। अब यही पूछेगा कि बताइए कि वस्तु अगर फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु सेंटर और फोकस के बीच हो तो वस्तु फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। तो अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे इसी के बारे में, और ये बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगला टॉपिक आप मिस नहीं करेंगे, हमें उम्मीद है, और ये आप लगातार देखते रहिए हमसे जुड़ के। और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।